वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर का हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो फ्रंट पेपर पे न्यूज़ आती है, देखो न्यूज़ तो किसी काम की नहीं है। EIC इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कराने के लिए, उन्होंने बाईपोल इलेक्शन कराने के लिए यस बोल दिया है। तो बाईपोल इलेक्शन कराए जाएंगे, वो नवंबर 5 को कराए जाएंगे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से सीट खाली है, क्योंकि जो ममता बनर्जी ऑलरेडी सीट हार गई थी, पर ये CM है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला गया है कि जो भी मेंबर है या नहीं है वो CM बन सकता है या PM बन सकता है। बट शर्त एक है कि विदिन 6 मंथ उस इंसान को मेंबरशिप लेनी होगी। अगर दोनों हाउस में से किसी भी सदन की, अगर एक ही हाउस है तो उस सदन की उसे मेंबरशिप विदिन 6 मंथ के अंदर लेनी होगी। ये प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन वहाँ पे इलेक्शन नहीं करा रहा था, जो बता रहा था कि वहाँ पे कोविड चल रहा है, ये चल रहा है, उसकी वजह से नहीं करा था। इमरजेंसी को बता के इलेक्शन नहीं करा रहा था। तो मैं ये बताऊंगा कि आपको इलेक्शन कमीशन को ये पावर कहाँ से आती है। ये पावर जो इलेक्शन कमीशन को आती है वो आर्टिकल 324 से वो आती है। इलेक्शन कमीशन मैंडेटरी है अंडर द लॉ होल्ड द इलेक्शन एट द टाइम ऑफ, अगर कोई सीट खाली है या फिर कोई सीट पे मतलब आदमी नहीं है तो उस सीट पे विदिन 6 मंथ के बिफोर इलेक्शन कराना। अगर 5 साल के टाइम से ज़्यादा टाइम रह रहा है, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम रह रहा है 5 साल होने में, तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे। जैसे किसी भी गवर्नमेंट का 5 ईयर कम होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, 5 साल ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है, उससे 6 मंथ से कम का समय बचा है तो इलेक्शन नहीं कराएगा, फिर तो पूरे ही इलेक्शंस होंगे इकट्ठे उनके साथ कराएगा। अगर 6 मंथ से ज़्यादा का समय है तो वो मैंडेटरी है, उसको इलेक्शन कराने होंगे, चाहे वो लोकसभा की सीट हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट हो। तो ये भी आपको याद रखना है। तो कुछ स्टेट में इनको दोबारा से CM बने रहना था तो वहाँ पे इलेक्शन कराना ज़रूरी था, तो इनमें वहाँ पे इलेक्शन कराए जा रहे हैं। अब सोचोगे इलेक्शन कहाँ से लेंगे, कोई भी इनका MLA होगा वो इनके लिए सीट छोड़ देगा, और सीट छोड़ देगा तो वहाँ पे इलेक्शन होने होंगे, वो इलेक्शन करके जीत के फिर CM कंटिन्यू ये रहेंगी। तो ये सारा एक प्रावधान होता है। तो ये क्या, इन द केस ऑफ अर्ली डिसोल्यूशन और द इलेक्शन कमीशन कैन इंश्योर द न्यू लोकसभा असेंबली इन द प्लेस ऑफ 6 मंथ, डिसोल्यूशन पीरियड से ज़्यादा बचा है विदिन 6 मंथ में कराना होता है, ऐसा क्लॉज दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, पोस्टपोनमेंट ऑफ द इलेक्शन हुआ हो, ठीक है ना, यूजली कॉल्ड क्या होता है कि शेड्यूल हाउएवर में सम ऑफ द, मतलब कि कुछ कंडीशन हो या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो तो ही रोक सकते हैं। अन्यथा इलेक्शन कमीशन को जो सेक्शन 153 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का आर्टिकल 324 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इलेक्शन कमीशन कैन एक्सटेंड द टाइम, वो टाइम को एक्सटेंड कर सकता है, 6 महीने से ज़्यादा बढ़ा सकता है अगर कोई कंडीशन वहाँ पे उसको आई हो। कंडीशन कैसी, कोई इमरजेंसी सिचुएशन वहाँ पे हो। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कि राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था, मतलब वो किलिंग हुई थी तमिलनाडु में, तो बहुत दंगे हो गए थे। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या हुआ था वहाँ पे जो था कि वहाँ पे कुछ सीटों पे इलेक्शंस होने थे, उनकी सीटों की डेट बढ़ा दी थी। फिर 18 राज्यसभा के इलेक्शंस होने थे, उनको पोस्टपोन कर दिया था बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन हो तो उसके हम कर सकते हैं। शुड नॉट गो बियॉन्ड द 6 मंथ, शुड नॉट गो बियॉन्ड द डेट ऑफ द नॉमिनल डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा ऑफ द असेंबली। तो मतलब उससे एक्सटेंड नहीं जा सकते अगर कोई एक्स्ट्रा मतलब की सिचुएशन ना हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो। ग्राउंड ऑफ द इलेक्शन क्या हो सकता है, आर्टिकल 172 में डिफाइन किया गया कि स्टेट इमरजेंसी हो, ठीक है, इलेक्शन कैन बी पोस्टपोन 1 ईयर तक। अगर कोई इमरजेंसी है तो आप 1 ईयर तक क्या कर सकते हैं, इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं अगर कोई स्टेट इमरजेंसी है। एडिशनल पीरियड क्या है, 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी लिफ्टेड, ठीक है ना, जैसे इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 मंथ के अंदर फिर आपको कराने पड़ेंगे इलेक्शन वहाँ पे। देयर इज नो स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इलेक्शन शुड बी डिटरमाइन नॉन इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब आप कहने का मतलब ये याद रख लो, 6 मंथ तो कंपलसरी है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो 1 साल तक का बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 1 साल तक का रख सकते हैं, उसके बाद आपको इलेक्शन कराने ही होंगे विदिन 6 मंथ के अंदर, ऐसा पूरा प्रावधान में दिया गया है। लीगल इशू इन्वॉल्व क्या है इसके अंदर, कुछ पावर है सेक्शन 153 में, एक्सरसाइज ओनली बाय द इलेक्शन शेड्यूल हैज़ बीन लिफ्टेड इफ द इलेक्शन want to postpone the Bihar election there should be done through the extraordinary power article 324। ये कुछ जानने के लिए नहीं है पर आपको याद रखना है। जैसे इसमें दिया है जो गवर्नमेंट कैन डिसाइड द फ्यूचर कोर्स टू इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल टू अलाउ द मतलब CM टू कंटिन्यू फॉर ए 6 more month। तो मतलब ये सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं।
कुछ इमरजेंसी है तो भी गवर्नमेंट का टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता है 6 मोर मंथ, प्रेसिडेंट इम्पोज करते हैं। प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो भी बढ़ा सकते हैं। तो सारा आपको याद रखना है 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कमीशन को कराने ही पड़ेंगे और उसका टाइम 1 साल बढ़ा सकते हैं अगर कोई स्टेट इमरजेंसी है या फिर कोई भी पेंडेमिक टाइम है उसकी वजह से बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है। अभी जो आपका केरला में था, सेकेंड न्यूज़ जो आती है केरला का जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था कि इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया था, फिर दोबारा से वहाँ पे रीस्टोर कर दिया गया है। तो हम देखेंगे इंटरनेट शटडाउन की पावर कहाँ से आती है। इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा देना, इंटरनेट सर्विस को पूर्ण तरीके से बंद कर देना, ठीक है। तो लिमिटेड स्पेसिफिक एरिया में देना या स्पेसिफिक एरिया में या पूरे एरिया से साफ़ कर देना नंबर ऑफ डेज़ के लिए, तो वो सब कुछ किसी एरिया में दे देते हैं, किसी एरिया से निकाल लेते हैं, तो सब कुछ इसी के अंदर आता है इंटरनेट शटडाउन के अंदर। इंटरनेट शटडाउन में भी लिमिटेड टू द मोबाइल नेटवर्क, कुछ लिमिटेड मोबाइल नेटवर्क भी लगा सकते हैं, ठीक है। वायर्ड या ब्रॉडबैंड को चालू रखो या और उनको बंद कर दो या दोनों को एक साथ बंद, कुछ भी हो सकता है। बिटवीन 2017 से 19 तक देखिए वो ह्यूज इंक्रीज़ हुआ है इन चीज़ों में, इंटरनेट शटडाउन में। देखो कितने सारे इशू हैं, किसान का चल रहा है, उधर 370 हटाई, 35 से हटाई उधर के साइड, और भी बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे, उसकी वजह से बहुत बार शटडाउन देखा गया है। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं कि जो सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर है SLF, उसने बोला लैक ऑफ एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द ब्लॉकेड, मतलब ब्लॉकेड होने वाला कोई कम्युनिकेशन नहीं चलता, सब कुछ बंद हो जाता है। नो फॉर्मल ऑर्डर बीइंग इशू, कोई नए ऑर्डर आने तक कुछ नहीं किया जाता है। सिंस 2012 से जम्मू कश्मीर में ऐसे एटलीस्ट 60 इंस्टेंस हो चुके हैं, कनेक्टिविटी मतलब स्नैप की गई 24 घंटे से ज़्यादा के लिए विदाउट एनी ऑफिशियल ऑर्डर, ये भी आपको याद रखो। 2017 से 79 इंसिडेंट हो चुके हैं। 18 जब देखोगे बिल्कुल अभी 2019 में 100 बार इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। और आप देखो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शटडाउन जो हुआ इंटरनेट का वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही किया गया। अब मैं चाइना वाइना की तो बात कर नहीं रहा, मैं बात करूँ डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर किया गया, वो किसके अंदर किया गया है? वो जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया। इंडिया के अंदर भी ग्लोबल स्टेटस आप देखोगे तो देखो ये रहा, देखो 2018 में 196 बार शटडाउन किया गया 25 कंट्री का, 124 जो उसमें से वो इंडियन ही है, और उसके बाद पाकिस्तान में किया गया शटडाउन। तो ये आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा इंडिया में किया गया है। और भी देखोगे तो एशिया अफ्रीका में सबसे ज़्यादा शटडाउन किया गया 2018 में। चाइना ईरान की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो डेमोक्रेटिक है नहीं, वहाँ तो पूर्ण तरीके से ये वर्ल्ड वेब भी बैन है यूज़ करना। अब रीज़न क्या होता है शटडाउन के? देखो, इंश्योर द पीस, फेस्टिवल पे कुछ फेस्टिवल है, कोई पीस मेंटेन रखने के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। कोई चीटिंग एग्जाम में ना हो पाए उसके लिए भी इंटरनेट उस आसपास के एरिया का बंद किया जाता है। ब्लॉक कर दिया जाता है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एक्शन, कम्युनिकेशन अमंग द एक्टिविटीज़ कुछ गलत चीज़ अपलोड कर दी हो, डाउनलोड कर दी, उसके सर्कुलेशन को रोकने के लिए किया जाता है। थोड़ी देर के बंद करके वो चीज़ डिलीट करके फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया जाता है। या कोई भी बॉर्डर मतलब कि प्रोपोगेशन हुआ, टेररिज्म का हुआ, उसकी वजह से बंद किया जाता है। या मिसयूज़ किया जा रहा हो डाटा सर्विस का बाय द एलिमेंट, मतलब कुछ भी वजह हो, डिस्टर्ब हो पब्लिक एरिया में, मतलब पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हुआ हो, वायलेंट मतलब कोई एक्टिविटी हुई है, तो उस एरिया का नेट बंद कर दिया जाता है। ये कुछ शटडाउन के रीजंस हैं। अब प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे करते हैं? जो सबसे पुराना एक्ट है, सबसे पहला एक्ट है, वो है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, अंग्रेज़ों के ज़माने का है, जो आपका ओनली होम सेक्रेटरी जो होता है सेंटर का या स्टेट गवर्नमेंट का होम सेक्रेटरी भी होता है, वो ऑर्डर पास करता है इन्फोर्स करने के लिए मतलब इंटरनेट शटडाउन कर दो इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में या पूरे स्टेट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कि होम सेक्रेटरी जो होता है स्टेट का या सेंटर का, वो ऑर्डर पास करता है, उसकी रखती है। द ऑर्डर में इंक्लूड द डिटेल रीज़न भी चाहिए होता है क्यों आपको बंद कराना होता है। रिव्यू कमेटी भी रिव्यू करती है क्यों किया जा रहा है, तो वो चीज़ सब कुछ होता है, ठीक है। उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है विदिन 5 डेज़, क्यों बंद किया गया सब कुछ बताया जाता है। ओनली इफ द शटडाउन जस्टिफाई द कमेटी पूरी जांच करती है, उसके बाद शटडाउन कर दिया जाता है। हाउएवर स्टेट जनरली डू नॉट फॉलो द होल प्रोसीजर। देखो स्टेट क्या करती है, प्रोसीजर फॉलो नहीं करती है, वो उठा के सीधा बंद कर देते हैं। तो कुछ ऐसे किया गया। राजस्थान इज ओनली द स्टेट दैट प्रोवाइड द फॉर्मल ऑर्डर फॉर नियर ऑल द इंटरनेट शटडाउन इट इम्पोज, मतलब फॉर्मल ऑर्डर तरीके से राजस्थान में एक इकलौती स्टेट है जिसने ऐसा किया है। सबसे पहला ऊपर वाला हो गया इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1884 वाला। दूसरा आता है सेक्शन 144, धारा 144 जिसे बोलते हैं, ये आता है क्रिमिनल प्रोसीजर का। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ये कम्युनिकेशन ब्लॉक करने के लिए वो सब चीज़ें किया जाता है। ये जनरली जो मैजिस्ट्रेट होता है, डीएम जो होता है, वो उसको इन्फोर्स करता है जनरली ऑर्डर को शट डाउन करने के लिए। ही और शी बिलीव दैट देयर कुड बी वायलेंस इन द एरिया, कुछ वायलेंस हो सकता है, इसलिए वो करने मोस्टली इसी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें एक फॉर्मल चैनल है, कमेटी बैठेगी, कमेटी बैन करेगी, इसको बस
मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा और वहाँ के एरिया का नेट बंद कर दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन यूजिंग द किल स्विच। किल स्विच एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेट शटडाउन करने का कि इंडिविजुअली टावर वाइज किया जाता है कि इस टावर का पूरा नेटवर्क बंद कर दो तो यहाँ का पूरा नेट ही बंद कर, मतलब कि वो क्या करते हैं 4G नेटवर्क से 2G नेटवर्क पे आ जाएंगे या 1G नेटवर्क पे आ जाएंगे तो इंटरनेट तो ऑटोमेटिक बंद हो जाना है। तो किल स्विच नाम दिया गया है। किल स्विच मतलब सीधा उस टावर के ही 3G 4G कनेक्शन भगा दो। तो इसमें क्या होता है, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं लोकल यूनिट को। टेलीकॉम स्विच ऑफ कर देता है पावर ऑफ द टावर इन दैट एरिया। द फॉलोइंग जो मोबाइल फ़ोन्स है उस एरिया में वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो किल स्विच जो है वो इंटरनेट शटडाउन से इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पहले मैं बताऊँगा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पढ़ूंगा, सोशल इम्पैक्ट बताऊंगा, टेक्निकल। देखो ये आप भी खुद सोच सकते हो। इकोनॉमिकल क्या, इतना डैमेज होता है हमारी इकोनॉमी को इसकी वजह से। अगर इंडिया में देखो तो इंडिया लॉसेस 6,000 करोड़ रुपए पर ईयर ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन से। देखो इतना नुकसान होता है। ऐसा राज्यसभा डिड नॉट कीप ए ट्रैक, मतलब ट्रैक तो नहीं करती कितना लॉसेस ऑन ए एवरेज निकालेगा, इतना लॉसेस होता है। सोशल इम्पैक्ट पड़ता है। देखो हम एजुकेशन आज की तारीख में ले रहे हैं, हम आपकी ई कोर्ट की जज जुडिशरी की सर्विस ले रहे हैं, हॉस्पिटलिटी की ले रहे हैं, हॉस्पिटल की हम ले रहे हैं, हम ई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ई संजीवनी और संजीवनी जो ऐप है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसका सारा कनेक्ट हो जाता है। तो सारी एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ ये सारी रुक जाती है। सोशल सर्विस सारी इम्पैक्ट इन पर भी पड़ता है। फिर टेक्निकल इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, कोलेटरल डैमेज होता है। ठीक है, नेटवर्क जो डिस्टर्ब होते हैं उससे क्या होता है, ओवर द ब्लॉकिंग द वेबसाइट नॉट इंटेंड टू रिस्ट्रिक्ट द प्राइवेसी और सिक्योरिटी। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का इस पर नुकसान भी पड़ता है, टेक्निकल इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस पड़ता है, जो डिजिटल इंडिया, यूनिवर्सल पेमेंट, कैशलेस इंडिया जो आप स्कीम चला रहे हैं मोबाइल इंटरनेट से चलती हैं तो उस पर भी असर पड़ता है। ठीक है, रिलेटेड टू द कोर्ट जजमेंट एक केस आया था, फाइमा शरीन करके केस आया था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2019 में। तो केरला हाई कोर्ट बोलती है जो इंटरनेट एक्सेस है, आप याद रख सकते हो फाइम वर्स है ये, फाइमा वर्सेस का जो केस था केरला का, वो क्यों बोलते हैं इंटरनेट जो एक्सेस है ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है ना, ये जैसे राइट टू प्राइवेसी या राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21 के अंदर, ऐसे ही ये केस है। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट जो आपका ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू इंटरनेट एक्सेस ये है। फिर आपका अनुराधा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2020 में केस आया। सुप्रीम कोर्ट रूल करती है कि अनआइडेंटिफाइड रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते, और इस केस में ही बोला गया था जो इंटरनेट बैन किया गया है उसको हटाओ। इलीगल तरीके से आप इंटरनेट बैन नहीं कर सकते, विदाउट कोई रीज़न होगा उसकी वजह से बैन कर रहे हो तो आप वो नहीं कर सकते इंटरनेट शट डाउन। तो अनुराधा और फ़हीमा शरीन वर्सेस फ़हीमा शरीन केस में बताया गया था इंटरनेट जो है आपका मौलिक अधिकार है। अ फ्यू वुमेन मेक इट्स ऑन टॉप, मतलब आप जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बोलते हैं कि वुमेन क्या है, जो बड़ी बड़ी आप सर्विसेज देखते हो, बड़े बड़े मतलब ओहदे पे देखते हो, आप पहली बार हमारे सुप्रीम कोर्ट में ना 4 वुमेन एक साथ जज है, पहली बार हुआ है हिस्ट्री में, और अभी तक एक भी चीफ जस्टिस नहीं बनी है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्होंने यही बोला है कि जो बड़ी बड़ी सर्विस होती है उसमें वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है कम होता है। तो हमें वो जेंडर इनइक्वालिटी को कहीं ना कहीं कम करता है, और हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एजेंडा जो 5 है वो भी कहीं ना कहीं फॉलो करता है कि हमें इस चीज़ को कम करना है। अब फैक्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल क्या है जो जेंडर इक्वलिटी को इंडिया में जन्म देते हैं। एक तो प्रेफरेंस जो है वो सन की प्रेफरेंस है, पैट्रियार्टिकल थिंकिंग है। वुमेन के बारे में इतना नहीं सोचते कि लड़के को पढ़ाएंगे, लड़के को 12th तक पढ़ाया उसको शादी कर दी लड़की की, पर लड़के को ग्रेजुएशन भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। तो वो पैट्रियार्टिकल फीलिंग है, या फिर सन वाली फीलिंग है वो। फिर रोल ऑफ कल्चर, जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जो पर्टिकुलरली जो मतलब फोर्स करते हैं कि मतलब ये सब करने के लिए वो सब करने के लिए, तो वो भी कि मैरिड कपल शुड बी लिविंग विद द नियर द हस्बैंड पेरेंट्स, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो कल्चर हमारे हैं कि लड़की घर से बाहर नहीं जाएगी, लड़की हमेशा मतलब घर में रहेगी, घर का काम करेगी, तो वो उसको भी हमें चेंज करना है। अज्यूम द रोल ऑफ वुमेन, हमें बिलीव करना है इंडियन सोसाइटी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक केयर ऑफ द फैमिली। पर लड़की का ये है कि बच्चे पालो और घर में रहो, घर का काम करो, पर नहीं आगे भी आना चाहिए। जो पिंक आपकी कॉलराइजेशन जो जॉब होती है, पिंक मतलब जो जॉब होती है वुमेंस की, टीचर, नर्सेस, ये सब बेबी सीटर, बस इनमें ही बिलीव करते हैं यही ओनली जॉब है। और वो स्टीरियोटाइप थिंकिंग रहती है कि बैंकिंग में हो टीचर बन सकती हो, बेबी सीटर बन सकती हो, या लेक्चरर बन सकती हो, पर और चीज़ में आप नहीं जा सकते। इवन हमारी गवर्नमेंट नहीं सोचती। आर्मी के अंदर आप परमानेंट कमीशन बना के दिया है आर्मी की परमानेंट, और अभी भी एनडीए में तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला तब किया, जब गवर्नमेंट ही नहीं सोच रही है तो और क्या पब्लिक सोचेगी। फिर जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वर्किंग के ऊपर, वुमेन नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। फिर वुमेन पे एक खतरा भी रहता है कि वुमेन के, अगर पता है कभी कभी नौकरी लेने जाओ तो जो उससे इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, वुमेन से आपकी शादी हो गई है, ऐसा क्यों पूछते हैं?
वो इसलिए पूछते हैं कि नई नई शादी हुई है, 1 साल बाद जब ये आपका क्या नाम प्रेग्नेंट होगी, 1 साल बाद जब बच्चा होगा इसके, तो ये मैटरनिटी वो लेगी, मैटरनिटी मतलब छुट्टियाँ लेगी। तो ठीक है, उसकी वजह से फिर उससे क्या होता है, बर्डन बढ़ता है, क्योंकि हमारी जो मैटरनिटी एक्ट है उसके अंदर बताया गया है कि आपको जब वुमेन है वो छुट्टी ले सकती है और आपको उसकी सैलरी भी देनी होगी, कुछ कंडीशंस है, तो वो एक बर्डन पड़ता है कंपनी के ऊपर। तो वो ज़्यादातर महिलाओं को वो इसलिए फेवर भी नहीं करते, फिर सोचते हैं कि महिला काम नहीं कर सकती हैं, फिर ये वो बहुत सारी कंडीशन रहती है। फिर महिला को सोशल सर्विस देनी होगी, घर तक छोड़ के आना, घर से लेके आना, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, सिक्योरिटी पे उसकी, इन सब चीज़ों पर, कहीं वुमेन्स हैरेसमेंट ना हो वर्क प्लेस में, उस पर भी ध्यान देना होगा, कमेटी बनानी होगी। तो बहुत सारी चीज़ों में इन सोच के भी नहीं रखा जाता, ये भी सारी कंडीशन है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, एक सविता बाई फुले थी, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वुमेन को आगे लाने में। ये एक सोशल रिफॉर्मर थी, इन्होंने वन ऑफ द फर्स्ट इंडिया फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थी, इंडिया की पहली मॉडर्न फेमिनिस्ट थी सविता बाई फुले। शी अलॉन्ग उनके हस्बैंड के साथ, जो उनके हस्बैंड थे ज्योतिबा फुले, उनको रिकॉग्नाइज़ किया एजुकेशन वुमेन को मिलनी चाहिए, वन ऑफ द सेंट्रल उनके लिए, वुमेन को आगे बढ़ाने के लिबरलाइजेशन, उनके लिए जस्टिस भी मिलना चाहिए। दे आर वेंट फाउंड द इंडिया फर्स्ट स्कूल ऑफ गर्ल, उन्होंने पहला स्कूल ऑफ गर्ल का बनाया था, जो आपका भिंडवाड़ा पुणे के अंदर बनाया था। तो ये भी याद रखना है। इनको ऐसे भी लिखने के लिए आया सविता बाई फुले पे। तो ये फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट थी, अपने पति के साथ ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर काम करती थी, और ये लिबरेशन कैसे कैसे ठीक हो सोसाइटी में वुमेन्स के लिए वो करती थी। इन्होंने फर्स्ट स्कूल भी डेवलप किया था गर्ल्स के लिए पुणे के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। एफर्ट लगाती थी गर्ल वुमेन का डेवलपमेंट हो, उनकी वॉइस, उनकी चीज़ें डेवलपमेंट हो, सोसाइटी में उनका नाम आगे बढ़े, ये सब चीज़ों के। ड्यू टू द रोल ऑफ फुले, तो बहुत सारे मतलब कि फील्ड वुमेन को एजुकेशन के अंदर बहुत सारी वुमेन को उसके अंदर चीज़ें मिली हैं, जो जेंडर जस्टिस था वो कहीं ना कहीं मिल पाया। तो ठीक है ना। थ्रू हर पोएम शी एडवोकेट्स द वैल्यू ऑफ द ह्यूमनिज्म लिबरलिज्म, मतलब अपनी पोएम से वो अपनी ह्यूमनिज्म की वैल्यू, लिबर्टी की, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, रेशनलिज्म, इन सब की बात करती थी। एजुकेशन अमंग देम ऑल, तो सबकी भी एजुकेशन की ये बात भी करती थी। तो सविता बाई फुले का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है वुमेन डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट ये मॉडर्न फेमिनिस्ट, इनको ऐसा बोला जाता है। अब हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्कीम चलाई जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2015 में चलाई गई थी कि इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी लाई जाए, एजुकेट वुमेन को भी एजुकेट किया जाए, जो सेक्स रेशियो अच्छा इंप्रूव हो पाए। क्योंकि आप जो सेक्स सिलेक्शन जो करते हो ना, सेक्स सिलेक्शन जो करते हो कि लड़की है तो ठीक है भ्रूण हत्या कर दो, नहीं इसको पैदा नहीं करना, ठीक है, उन सब चीज़ को कम किया जाए, बेटी को बचाया जाए, बेटी को पढ़ाया जाए, तो सेक्स रेशियो इंप्रूव किया जाए और अच्छे से किया जाए। ये 3 मिनिस्ट्री की स्कीम है। क्यों? बेटी बचा रहे हैं, बेटी हेल्थ मिनिस्ट्री बचाएगी तो इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री आएगी, अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री। बेटी को पढ़ा रहे हैं तो इसमें कौन सी आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसको मिनिस्ट्री HRD का एजुकेशन कर लेना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आएगी। और बेटी है तो बेटी वुमेन की है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन भी आएगी। 3 मिनिस्ट्री की स्कीम है। वन स्टॉप सेंटर ऑफ द स्कीम है कि ये भी स्कीम आई थी। स्टॉप सेंटर मतलब एक स्टॉप सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री, सपोर्ट करेंगे, असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, एक रूफ के अंदर, एक ही छत के अंदर वुमेन को। कौन कौन से, अगर कोई वुमेन वायलेंस से पीड़ित है, प्राइवेट पब्लिक स्पेस स्पेयर मैनर से, मतलब इन सब चीज़ों के अंदर वायलेंस से पीड़ित है, उसको सपोर्ट किया जाएगा। वुमेन हेल्पलाइन नंबर भी चलाए गए। उज्ज्वला स्कीम, देखो ये उज्ज्वला दूसरी है, सिलेंडर वाली से दूसरी है। ये उज्ज्वला स्कीम ट्रैफिकिंग के ऊपर है, रेस्क्यू किया जाएगा जिनकी वुमेन की ट्रैफिकिंग की गई है, उनको रिहेबिलेट किया जाएगा, दोबारा से उनको मेन धारा में लेके आया जाएगा, क्योंकि एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको ट्रैफिकिंग करके सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया जाता है, कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको दोबारा से रिहेबिलिट किया जाएगा। ये उज्ज्वला स्कीम के अंदर जो वर्किंग वुमेन हॉस्टल डेवलप किए जाएंगे, सुधार गृह बनाए जाएंगे। स्कीम फॉर वुमेन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, सुधार मतलब गृह कि कुछ है गलत प्रैक्टिस है ये वो, तो मतलब सुधार गृह के अंदर मतलब घर होगा एक तरह से रहने का, कुछ उसमें ऐसी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाएंगी तो अच्छे से उनका डेवलपमेंट हो पाए। एक स्टेप स्कीम भी चलाई जाएगी, सपोर्ट किया जाएगा ट्रेनिंग और एजुकेटिंग वुमेन फॉर वुमेन के, मतलब कि वुमेन है उसे कुछ आपको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम उसके लिए चला दो कुछ ना कुछ, तो ताकि वो डेवलप हो जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर ले। द स्कीम इंटेंडेड टू बेनिफिट द वुमेन हु आर एज ग्रुप टू 16, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। दूसरी आती है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, जो डेवलप किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो 1927 में बनाई गई थी। इट हैज़, इसमें भी 3 हॉल है, चैम्बर ऑफ प्रिंस, आपको स्टेट काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आपको लाइब्रेरी हॉल भी है, राज्यसभा है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर डेवलप की जा रही हैं। 2 फ्लोर 1956 में बनाया गया था कमोडिटी सेंटर, मतलब ये सारा डेवलपमेंट जो है इस पार्लियामेंट का, ये सारा दोबारा से डेवलपमेंट किया जा रहा है, नया पूरा बनाया जा रहा है।
तो ये आपको याद रखना है। दूसरी आती है इथेनॉल के ऊपर। देखो स्कीम तो कुछ नहीं थी, पर एक ऐड आया था। किसके ऊपर आया था? असम गवर्नमेंट के ऊपर आया था। एथेनॉल प्रोसीजर प्रमोशन पॉलिसी जो है 2021, उसको आगे बढ़ाने के लिए, ग्रीन फ्यूल जो विज़न है प्राइम मिनिस्टर जी का, उनको आगे बढ़ाने के लिए उसके ऊपर ये आया था। आसाम अपना रोल आगे निभाएगा। ह्यूज डिमांड है इथेनॉल की। 4 जो पेट्रोलियम रिफाइनरी आसाम के अंदर, लार्जेस्ट ऑन शोर प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का इन द कंट्री, वो कहाँ पे होता है? वो आसाम की होता है। ऑन शोर मतलब एक होता है ऑफ शोर, समुद्री किनारे, एक होता है ऑन शोर, ज़मीन मतलब बिल्कुल समुद्र तो है ही नहीं, अंदर लैंड के अंदर। तो मतलब कि बढ़ाया जाएगा कि लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन किया जाएगा बैम्बू का, उससे भी हम इथेनॉल बनाएंगे। फाइनेस्ट जो इन्वायरमेंट है, तो उससे अच्छा ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो पाए, इन्वायरमेंट अच्छा हो पाए। वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, लैंड बैंक बनाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। इथेनॉल से हम ये सब काम करेंगे। अब मैं आपको इथेनॉल के बारे में दोबारा से पढ़ाऊंगा। मैं आपको इसके टारगेट 2-3 बार बता चुका हूँ। 2022 तक हमें कितना करना है? 10% करना है, और 2030 तक हमें 20% करना है, जो उसकी ब्लेंडिंग है पेट्रोल में की जाएगी या डीजल में की जाएगी। और बायोफ्यूल मैं आपको बता चुका हूँ, आज भी दोबारा बताऊँगा। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया 20% ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में 2025 तक, ठीक है ना। आप सोचोगे 2025 नहीं, 2030 तक करनी है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना। देखो ये रहा 20% बाय 2030, अभी 10% कर रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाय द मतलब ये सारी चीज़ें 20% रिसीव्ड 5 ईयर अर्लियर, मतलब ये सारी चीज़ नॉर्मल बात करेंगे। इथेनॉल वन ऑफ द प्रिंसिपल बायोफ्यूल है, आपको याद रखना है, वन ऑफ द प्रिंसिपल बायोफ्यूल है। नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है बहुत सारी चीज़ों से, शुगर से, ईस्ट के, पेट्रोकेमिकल प्रोसेस से, मतलब बहुत सारी चीज़ों से इसको निकाला जाता है। इसका मेडिकल एप्लीकेशंस भी है इथेनॉल की, एंटीसेप्टिक है और डिसइंफेक्टेड है। तो आपकी चोट लग जाए ना, उसको इथेनॉल लगा देना अगर आपके आसपास हो, तो ये भी आपको याद रखना है। केमिकल सॉल्वेंट है इसमें, बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है इसके अंदर। अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स में एज ए काम कर सकता है। अब हमें से वर्ल्ड को नीड किया इथेनॉल ब्लेंडिंग की, ठीक है। अभी आपके जो एडिबल ऑयल है उनके रेट बढ़ गए थे ना, वो एक कारण यही है, क्योंकि जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग और भी कंट्रियां कर रही हैं, क्योंकि सबको कार्बन इमिशन कम करना है, तो उन्होंने अपना इंपोर्ट कम कर दिया था। जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, विदेशों से मंगाते हैं, वो कम कर दिया था, या फिर जो कंट्री इंपोर्ट करी दूसरी कंट्री को भेजना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस एथेनॉल की वजह से। तो इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़े, तो उसका असर हमारी कंट्री में दिखने लगा। तो ये है ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है। 3 मेजर चैलेंज है। एक तो मतलब कि फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा होता है, क्रूड ऑयल बहुत सारा आता है, वोलेटाइल है, ठीक है, पैसे कभी बढ़ जाते हैं, और इन्वायरमेंट रेगुलेशन जो स्ट्रिंग किए जा रहे हैं, हार्ड किए जा रहे हैं, वो भी 3 चैलेंजेस हैं। 3 चैलेंज कैसे निपट सकते हैं? एथेनॉल एक उपाय है उसके लिए, जो ब्लेंडिंग बढ़ा देंगे, हमारा क्रूड ऑयल जो मंगा रहा है उस थोड़ा कम हो जाएगा 20%, तो यानी कि कम से कम 10-20 हज़ार करोड़ रुपये बचाएंगे हर साल ऐसे करने से, जो क्रूड ऑयल मंगाते हैं। इन्वायरमेंट भी कम होगा, कि इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है, मतलब जो इमिशन है, वो कम हो जाएगा इथेनॉल की वजह से। तो ये सारे काम होंगे। इथेनॉल कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव ब्लेंडिंग है ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल ड्यू टू द बेटर फ्यूल क्वालिटी कर देता है, क्योंकि इसमें इथेनॉल के अंदर हायर ऑक्टेन नंबर होते हैं जो इन्वायरमेंट को बेनिफिट करते हैं। तो ठीक है, ये भी काम है। वाई इंडिया नीड इथेनॉल ब्लेंडिंग? क्योंकि नीति आयोग ने सजेशन दिया था कि इंडिया नेट जो इंपोर्ट करता है पेट्रोल को 185 मिलियन टन, जो कॉस्ट है कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, और एनुअली, सॉरी मैंने कम बताया था, 30,000 करोड़ रुपए हम बचा पाएंगे एनुअली अगर हम 20% ब्लेंडिंग करनी स्टार्ट कर दें, ठीक है। बिसाइड इथेनॉल ऑल्सो लेस पॉल्यूटेड फ्यूल है, आपको पता ही है। जब इसको मिक्स कर दिया जाएगा पेट्रोल में, तो ये भी लेस पॉल्यूटेड हो जाएगा पेट्रोल भी, और उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ये भी सारी चीज़ें, कॉस्ट भी इफेक्टिव है, बहुत सारी चीज़ें। अब अबाउट 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में करनी है, जो हमारी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, इसका टारगेट है E20 इथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% बाय 2030 तक करनी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके लिए सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चर इथेनॉल ब्लेंडिंग की कैपेसिटी है, वो भी 10% करनी है 2022 तक, और बढ़ाते इसको बढ़ाना है 2030 तक, E20 बाय 2030, यानी कि ये करना है। कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम भी चलाएगी इसको करने के लिए। इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम भी लेके आई है, लॉन्च 2003 में किया था। देखो ये कांग्रेस के टाइम पे हो रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल नेचुरल गैस ने किया था। एम क्या था? अचीव करना, जो ब्लेंडिंग इथेनॉल पेट्रोल में मिलाने के लिए, और भी चीज़ें किया गया था इन सब चीज़ों के लिए। नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल 2018 में लेके आए। इसमें भी एम्बिशियस किया गया था 20% करना है हमें 2030 तक, बस ये टारगेट याद रखो। अब ये एथेनॉल आता कहाँ से? बायोफ्यूल से बनता है।
जो बायोफ्यूल आते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन से आते हैं, सेकंड जनरेशन, 2 जनरेशन, 6 जनरेशन, ये सारी चीज़ों से आता है। एथेनॉल फॉर्म शुगर केन से भी निकलता है, उसके रॉ मटेरियल से भी निकलता है। जो BS6 इमिशन है, नॉर्म्स है, ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द E20 व्हीकल। जो एथेनॉल 20 है उसमें भी आप यूज़ कर पाएंगे एथेनॉल का। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक नोडल डिपार्टमेंट है प्रमोट करने के लिए फ्यूल ग्रेडेड एथेनॉल, ठीक है ना, वो भी इसमें आएगा। प्रधानमंत्री आपकी जीवन योजना है, जीवन, इसमें क्या है कि जैविक ईंधन और वर्तन अनुकूल फसल अवधेश निवारण योजना करके, तो जैविक तो स्कीम का एम क्या क्रिएट करना है इकोसिस्टम, सेटअप करना है कॉमर्शियल प्रोजेक्ट टू बूस्ट द रिसर्च एंड डेवलप इन द सेकंड जनरेशन से, जो इथेनॉल है सेकंड जनरेशन उसके लिए बढ़ाना है। अब ये बायोफ्यूल है क्या, देखो फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल है फूड प्रोडक्ट से आते हैं, जैसे शुगर हो गया, कॉर्न हो गया, स्टार्च से बनते हैं, तो ये कुछ ना कुछ परसेंट क्या करते हैं, ये भी कार्बन एमिशन करते हैं, थोड़ा बहुत बायोफ्यूल से होता है। सेकंड जनरेशन जो है ये नॉन फूड, जो खाने की चीज़ें नहीं है, या फिर उनसे अटैच, जैसे आपने मुंजी काटी उसकी स्ट्रॉ बच जाती है, जैसे वो होते हैं ना स्टेबल बंडिंग करते हैं, नीचे का बच जाता है, उससे हम बना सकते हैं सेकंड जनरेशन फ्यूल बना सकते हैं। जो राइस का छिलका होता है, राइस का छिलका उससे बना सकते हैं, वुड से बना सकते हैं, चिप्स से, यानी कि नॉन फूड ये बना सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं कार्बन इमिशन करते हैं, थोड़ा बहुत कम करते हैं, बहुत मिनिमम करते हैं। दूसरे आते हैं सेकंड जनरेशन, ये कार्बन न्यूट्रलिटी पे काम करते हैं, ठीक है, ये एल्गी से बनते हैं, एल्गी और माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे डेवलप किए जाते हैं थर्ड जनरेशन फ्यूल। ये क्या करते हैं, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेट कर लेंगे, अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेंगे, तो ये नेट जीरो जो कार्बन न्यूट्रलिटी है, जीरो कार्बन इमिशन है, उस पर काम करते हैं, तो ये कुछ अच्छे होते हैं। फिर आता है फोर्थ जनरेशन, ये जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्रॉप से बनाए जाएंगे, जो GM क्रॉप या इंजीनियरिंग से डेवलप किए जाएंगे, ये कार्बन नेगेटिविटी पे काम करेंगे, मतलब ये एनर्जी जनरेट भी करेंगे और साथ में साथ कार्बन को भी क्या करेंगे, ये अपने अंदर उसको भी कार्बन को भी ऑब्जर्व करेंगे, उसको भी कम करेंगे, तो एनर्जी जनरेट करेंगे, कार्बन भी करेंगे, पर ये कार्बन जीरो, ये ना जनरेट करेंगे थर्ड जनरेशन, ना ये कम करेंगे, इक्वल रखेंगे, ठीक है ना। और सेकंड जनरेशन तो बहुत कम उसमें, फर्स्ट जनरेशन बहुत कम है। याद रखना ये फूड, ये नॉन फूड या उससे अटैच जो भी चीज़ें हैं, ये आपका हो जाता है एल्गी पे, और फोर्थ जनरेशन आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिस पे आते हैं, जो क्रॉप्स होंगी ये होते हैं। चैलेंजेस है, लेस प्रोडक्शन हमारे इंडिया में। पहली बात तो हमारे घर की ऑयल मार्केट कंपनी, जो हमारे घर की फुर्सत नहीं हो रही मिलने पे, फिर तो लेस प्रोडक्शन होता है इथेनॉल का, ये सारे कारण हैं। सॉरी। दूसरा है शुगर मिल्स आर तक की डोमेस्टिक सप्लायर है बायोइथेनॉल की, क्योंकि शुगर से बनाते हैं, तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो शुगर भी बना रही है, शुगर मिल्स हैं, वो अब इन पे हल्के हल्के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, अभी टाइम लगेगा। इंटर स्टेट मूवमेंट है जो इथेनॉल का, उसको हमें बहुत ही मतलब स्मूथली बनाना है ताकि वो हो पाए, सारे स्टेट को मिल पाए। नॉन यूनिफॉर्म जो अवेलेबिलिटी है, कहीं पे इथेनॉल है, देखो नॉर्थ में अच्छी इंडस्ट्री है शुगर, वहाँ पे मिल जाएगा, साउथ में मिल जाएगा, सेंट्रल के क्या हाल है, ईस्ट के क्या हाल है, वेस्ट के क्या हाल है, वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो वही है, यूनिफॉर्म नहीं है, अभी सब जगह एक साथ नहीं मिलता, क्योंकि देखो असम में कोई शुगर इंडस्ट्री तो नहीं होगी इतनी सारी, अब वो क्या पे बैम्बू का बनाएंगे, तभी तो फोकस कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे। तो ये सारी चीज़ें को नॉर्थ ईस्ट जो मैंने नाम लिया, इसलिए वहाँ पे जो स्कीम आई है आपकी पाम ऑयल प्रोडक्शन वाली, वो नॉर्थ ईस्ट में लागू की गई, क्योंकि पाम ऑयल से भी बना सकते हैं एथेनॉल, वो भी वहाँ पे लागू किया गया। तो ये सारी चीज़ें, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे एथेनॉल को एक जगह से दूसरी जगह, वो भी एक लॉजिस्टिक, उसमें तो कार्बन इमिशन होगा ना, तो वो भी है। आप खुद बताओ, आप कार्बन इमिशन करने के एथेनॉल को मिक्स कर रहे हो, और उसकी वजह से उसको ट्रांसपोर्ट करने से जो कार्बन इमिशन हो रहा है उससे क्या, वो भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ चैलेंजेस है हमारे सामने, क्योंकि अभी इथेनॉल की ब्लेंडिंग करने की प्रॉपर तरीके से हमारे पास पूरी चेन नहीं है, ना कोई पाइपलाइन है, ना कोई कुछ है, ये भी ध्यान रखना है। चैलेंजेस हैं व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सामने, क्योंकि जो हमारे व्हीकल्स आ रहे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से अभी इथेनॉल बेसिस नहीं है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अब एक आया इंस्पायर सेट, ये एक तरह से ये क्यूबी सेट है, मतलब बहुत छोटी सैटेलाइट है जो डेवलप की है इंस्टीट्यूट ऑफ सैटेलाइट प्रोग्राम रिसर्च एजुकेशन ने, ये लॉन्च किया है, ठीक है ना। और ये किसकी मदद से लॉन्च किया है, जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी इन्होंने किया है। 10 kg की सैटेलाइट है, और ये PSLV के साथ ये बाहर ऊपर भेजी जाएगी, जब भी कोई सैटेलाइट भेजी जाएगी इसरो भी इसको भेजेगा, तो ये आपको याद रखना। डेवलप अंडर द इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्पायर ने ये लॉन्च किया है, और ये लॉन्च करेगा IS इसने किया है, 10 kg की है, PSLV के साथ इसको इसरो ऊपर भेजेगा, ये भी आपको याद रखना है। काम क्या करेगी ये क्या करेगी, लेबोरेटरी फॉर द एटमॉस्फेरिक और स्पेस फिजिक्स LASP ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो US की, नेशनल सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ताइवान, ये सारी जो चीज़ें हैं
अपार्ट फ्रॉम IIST, ये भी इसके साथ कोलैबोरेट करेंगे, कोलैबोरेशन इनका भी है कहीं ना कहीं ये सैटेलाइट। तो स्मॉलर सैटेलाइट बनाई गई है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। एक आता है आपके हाइसियन वर्ड। ये क्या है कि एक जर्नलिस्ट ने आइडेंटिफाई किया न्यू क्लास ऑफ एक्सपो प्लानिट। एक्सपो प्लानिट क्या होता है, जो आपके सोलर प्लानिट के बाहर सिस्टम के जो प्लानिट है, जो दूसरा जैसा आपका सोलर सिस्टम है ऐसा ही कोई और ब्रह्मांड में सिस्टम होगा तो उसका एक्सपो प्लानिट बोला जाता है। तो ऐसा हाइसियन वर्ल्ड बोला गया, सपोर्ट करता है लाइफ को इन डिफरेंट फ्रॉम द अर्थ। ये बहुत दूर है, 2.6 मिलियन इंडिया के जो अर्थ के साइज से बड़ा है, जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस का है, और जो प्लानिट जो है जो वाइड ओशियन है उसके अंदर, तो इसलिए इसका हाइसियन जो वर्ल्ड नाम दिया गया है। बहुत सारा ओशियन है और ओशियन के अंदर माइक्रोबियल जो अंडर वाटर लाइफ है वो सपोर्ट करता है। तो ऐसा कुछ सर्च किया, पता नहीं वो कैसे किया होगा यार, वो जाने। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। मिनिस्ट्री आयुष ने लॉन्च किया एक ऐप भी आता है, वाई ब्रेक ऐप, आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका एंड्रॉयड का पोर्टल होता है जहाँ से ऐप डाउनलोड करते हैं, वाई ब्रेक। ये वाई ब्रेक कुछ नहीं है, योगा ब्रेक इसका नाम है, कि 5 मिनट का ब्रेक दो। जो ऑफिस गोइंग जो हैं, जैसे जो ऑफिस जाते हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो भी ऑफिस वाले पर्सन हैं, उन्हें 5 मिनट का योगा करने का ब्रेक दो। तो वाई ब्रेक ऐप भी लॉन्च किया है। कब कब ब्रेक लेना है किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। आयुष का मतलब A स्टैंड फॉर आयुर्वेदिक, वाई स्टैंड फॉर योगा, यू स्टैंड फॉर यूनानी, एस स्टैंड फॉर आपको सिद्धा और शोभा रिक्पा, और एच स्टैंड फॉर होम्योपैथी। अब ये पता नहीं एन क्यों खो दिया इन्होंने, ये आयुष बना रहे थे। तो वाई ब्रेक एक ऐप है, 5 मिनट का ब्रेक और प्रोटोकॉल फॉर द ऑफिस गो टू हेल्प देम द उनका जो डिट्रेस है, रिफ्रेश होने के लिए, रीफोकस करने के लिए, काम को अच्छे से कर पाएँ, तो उसके लिए 5 मिनट का ब्रेक देने के लिए ऐसा एक ऐप भी लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया। सितंबर 1, 2021 से ये चालू हो गया है। आप वीक लॉन्ग एक्टिविटी है, कैंपेज है, इसको चलाया जा रहा है। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा तब तक चलाया जा रहा है। अब जो वाई ब्रेक ऐप है, इसका बेनिफिट क्या होंगे? बेनिफिट वही होंगे कि आप जो आसन है, प्राणायाम है, ध्यान लगा सकते हो 5 मिनट के लिए। उससे आपका क्या होगा, जो इफ़िशियंसी है वर्क की वो इंक्रीज़ होगी। जो डिस्ट्रेस है, रिफ्रेश है, कहीं ना कहीं आप रिफ्रेश हो पाएंगे। तो यही ऐप है जो लॉन्च किया गया है। इसे डाउनलोड कर लेना, देखना 1-2 दिन यूज़ करके कैसा ऐप है, कुछ फ़ायदा मिलता है क्या, फिर मुझे बता देना। दूसरी जो स्कीम आती है वो आती है आसियान के ऊपर। अभी आसियान की मीटिंग होनी है, जो म्यांमार के जुंटा की गवर्नमेंट है वो है, देखेंगे तो हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में। आसियान एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। साउथ एशिया के जो नेशन है सारे इसके अंदर आते हैं। बुर्मा म्यांमार बोलते हैं, बुर्मा को म्यांमार बोलते हैं। कंबोडिया, आपको तिमोर भी आता है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। जो शार्क है, फाउंडेड द 7 कंट्री इन 1985। जो मेंबर इंक्लूड अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ये शार्क के नेशंस हैं, जिसमें इंडिया भी है। पर इसमें एशियान में इंडिया नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारी कंट्री नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग है। देखो, जो इसमें है वो इसमें नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ये अलग अलग है, ठीक है। इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ, ठीक है ना, वेरियस ट्रेडिंग ब्लॉक जो आसियान के ब्लॉक हैं, उसके साथ बहुत सारे को इंडिया ट्रेड पार्ट करता है। जैसे आसियान एंड इंडिया है, ठीक है ना, अनशार्क रिलेशन है, बहुत सारे हैं उनके साथ रिलेशन इनके साथ रहती है। फैक्ट टू नो अबाउट द आसियान फॉर UPSC, याद रखना, जो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया जो नेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड एट द फोस्टर पॉलिटिक्स एंड सोशल स्टेबिलिटी, जो एशिया पैसिफिक रीजन के जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के हैं। 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, क्योंकि ये सारे देश एक से ही दिखते हैं। 8 इसकी जो अगस्त में डिज़ाइन किया गया था, आसियान डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 अगस्त को। और जकार्ता में जो आसियान का सेक्रेटरीट है, जकार्ता कहाँ है, कमेंट में आपको बताना है कि जकार्ता है कहाँ, ये आपको इसमें कमेंट में जाके बताना है। अब देखो नेशन कौन सा है, म्यांमार है, फिर आ जाएगा नीचे थाईलैंड आ जाएगा, लोकेशन भी याद रखना, फिर कंबोडिया आ जाएगा। कंबोडिया और लाओस में कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि लाओस ऊपर है, इसका चाइना से बॉर्डर छूता है, पर कंबोडिया का नहीं छूता, ये नीचे है। फिर लास्ट में आता है वियतनाम, और नीचे जाएंगे थाईलैंड के मलेशिया, और बिल्कुल पॉइंट पे आ जाएगा जो मलाक्का स्ट्रीट है, पॉइंट पे आ जाएगा सिंगापुर, और ये आ जाएगा पूरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की गोद में बैठा है बच्चा, उसका ब्रुनॉय, ये बच्चा है इंडोनेशिया का, ब्रुनॉय बैठा है, ठीक है ना। और यहाँ पे फिलीपाइंस आ जाएगा। तो ये सारे कंट्री हैं एशियान की, जो इसमें आ गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हिस्ट्री क्या है इसका, 1967 में इसको फाउंडेड किया गया था। फादर ऑफ एशियान जो थे, इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोला जाता है, जब बैंकॉक में फाइंड किया गया था। जो फाउंडिंग फादर थे इसके कौन कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो आपको देखो, इंडोनेशिया था 1, उसके बाद आपका मलेशिया था 2, उसके बाद आपका फिलीपाइंस था 3, उसके बाद ये छोटा सा सिंगापुर था 4, और आपका थाईलैंड था। तो आप देखो, जो गोद वाला बच्चा भी नहीं था, वियतनाम भी नहीं था, लाओस भी नहीं था, कंबोडिया भी नहीं था, म्यांमार भी नहीं था,
ये कोई सा नेशन नहीं था। तो फाउंडिंग जिसके मेंबर थे वो 1 2 5 ही मेंबर थे 995 में, ठीक है। इसमें मेंबर इसके इस्टेब्लिश किए जाते हैं, न्यूक्लियर फ्री जोन इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 987 में, इसमें अडॉप्ट किया जाता है विज़न भी बहुत सारे, ये आपको याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। 2020 में आसियान को और एक्सटेंड किया जाता है और इसको RCP के साथ कनेक्टेड कर दिया जाता है। आसियान के देश हैं और RCP के देश हैं, सॉरी आसियान के देश हैं और RCP में कुछ और एक्स्ट्रा देश हैं, वो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ये भी देश हैं आसियान के सारे, और ये सारे देश ये RCP के मेंबर हैं, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया आसियान की भी बात कैसे स्टार्ट होती है? देखो, इंडिया आसियान में क्रिटिकल पिलर है, क्योंकि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके अंदर ये सारे देश आते हैं कहीं ना कहीं, और इंडिया चाहता है कि एक रोड डेवलप हो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, जो इतना लंबा रास्ता ना घूमना पड़े। इंडिया भी चाहता है कि रोड डेवलप की जाए, और ये कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में रहते हैं मोस्टली। वियतनाम हो गया, थाईलैंड वाईलैंड, क्योंकि चाइना से इनसे कहीं ना कहीं इनके इशू चलते रहते हैं, कोई ना कोई छोटे छोटे इशू चलते रहते हैं। इन जकार्ता इंडिया मेंटेन सेपरेट मिशन, इन देशों के लिए सेपरेट मिशन जो आपकी है। इंडिया और आसियान के प्रीवियस में डायलॉग भी साइन हुए, ये आपको याद रखना है, रखो, नहीं रखना मत रखो। जो आसियान देश है, जो 4th लार्जेस्ट कॉमर्शियल पार्टनर है, जितने भी ये आसियान देश हैं इंडिया के, अगर सबको काउंट करो तो 4th लार्जेस्ट कॉमर्शियल पार्टनर है। हमारा 10% जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, वो आसियान देशों से होता है, ये भी आपको याद रखना है। रख सके तो रख सकते हो, नहीं रख सके कोई बात नहीं। और भी बहुत सारे काम किए हैं लेटेस्ट, जो कि हमने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बनाया है, ग्रीन फंड आसियान के साथ मिलकर बनाया, ये सारे कुछ काम है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला रीज़न तो आप याद रखो, चाइना। बस ये वाली चाइना पोजीशन इस एरिया में डोमिनेंट है, तो कहीं ना कहीं हम उसको टैकल करने के लिए, या इंडो पैसिफिक जो रूल बेस्ड हमें आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है, मैरीटाइम स्टेबिलिटी रखनी है, वो कहीं ना कहीं हमें मेंटेन रखनी है। जो कनेक्टिविटी है साउथ एशियन चाइना में, बहुत सारी कनेक्टिविटी हैं। एक आपकी रोड भी हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, इरावाडी रोड भी बोलते हैं, जो थाईलैंड तक जाएगी। हाईवे डेवलप किया, ट्रायलेटरल हाईवे डेवलप किया जा रहा है 3 कंट्री के बीच में, तो वो भी है। कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंप्रूवमेंट बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जो हम चाइना से इतना सारा इंपोर्ट करते हैं, अगर इनका कंट्री को मौका दिया जाए तो ये कंट्री बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। स्पेशली वियतनाम, आपका यहाँ पे ताइवान, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, तो कहीं ना कहीं हम चाइना का यूज़ करके और डायरेक्टली इनसे अपना सामान सपोर्ट मिल सकती है हमें, तो कहीं ना कहीं हम इनको चाइना के खिलाफ भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। ये हरियाणा के CM है, ये बोलते हैं कि हमारे स्टेट में क्या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है जी। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत कम है तो अच्छी बात है, और मैं आपको आज पूरा बताऊंगा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता कैसे है, कम कैसे होता है, पूरा बताऊंगा। अनएम्प्लॉयमेंट आपको तो पता ही होगा, जिसको काम ना मिले वो बेरोजगार आदमी है, ठीक है। वो पैसा कैसे यूज़ करेगा, हेल्थ इकनॉमी नहीं बनेगी क्योंकि उसके पास काम नहीं है, कुछ गलती करेगा अनएम्प्लॉयमेंट, फिर वो क्या करप्शन ही करेगा, करप्शन तो कैसे करेगा, काम ही नहीं है, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ ही करेगा, ठीक है, कोई क्राइम ही करेगा सोसाइटी में, अगर काम नहीं, खाना तो उसे भी खाना है। अब ये कौन निकालता है अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो? तो ये निकालता है NSSO, पर इसको ख़त्म कर दिया है। अब एक ग्रुप बनाया गया है NSO, ये किसको मिला के बनाया गया? CSO को और NSO को मिला के ये बनाया गया है NSO, पर अभी भी कुछ काम ही करते रहते हैं। NSO और NSSO या CSO कुछ ना कुछ काम ही करते रहते हैं, अभी भी हैं, स्टेबल है, पर इनका एक बाप बना दिया गया है NSO, नेशनल सैम्पल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। ये भी किसके? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक के अंदर ही है, तो आपको याद रखना है। किस टाइप के होते हैं? जो होते हैं वर्कर, एक तो वर्कर होते हैं जो इंगेज हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी में, काम कर रहे हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं काम ढूंढ रहे हैं पर अनएम्प्लॉयमेंट है, इनको क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। काम ढूंढ रहे हैं, सीकिंग कर रहे हैं, अगर इन दोनों को मिला के बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्यों बोलेंगे इनको मिला के? वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि कुछ तो काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स में आते हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, इनको भी काम चाहिए, तो इन दोनों को लेबर फोर्स, और जो काम करे उनको वर्क फोर्स, और जो नहीं करे उनको अनएम्प्लॉयमेंट तो बोलते ही हैं, तो ये आपको याद रखना है। जो फर्स्ट टू हैं वही लेबर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इनके बीच में निकाला जाता है, क्योंकि इन्हीं काम ढूंढ रहे हैं। नाइदर उनके लिए कुछ तीसरे लोग ऐसे भी होते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते और काम ढूंढते भी नहीं है, वो ऐसे लोग होते हैं। अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना हो तो अनएम्प्लॉयड वर्कर जो ये सेकंड वाले थे, और टोटल लेबर फोर्स, तो क्या होगा? अपॉन करके 100 कर देंगे, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होते हैं मैं आपको बताऊँ। एक होता है डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, आज पता नहीं जुकाम हो गया मुझे। डिस्टिंग्विश क्या होता है? खेती है,
खेती 2 बीघे की खेती है, 2 हेक्टेयर आपके पास खेती है, उस खेती को करने के लिए 2 लोग चाहिए पर लग रहे हैं 10 लोग। तो क्या होता है कि जो उसकी नेट प्रोडक्टिविटी है वो तो जीरो ही होगी ना। 2 लोग इतना काम कर सकते हैं, 10 लोग उतना काम 10 लोगों से ले रहे हैं, तो वो क्या करें, 8 लोग तो बेकार ही है, उनकी प्रोडक्टिविटी तो जीरो है, वर्कफोर्स तो जीरो है। तो ठीक है, उसे बोलते हैं डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट। स्पेशली एग्रीकल्चर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा ही हो रहा है, ये है। फिर आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल मतलब क्या होता है कि ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म है। बरसात होती है ना, बरसात बोलते हैं कि अभी विंटर मतलब कि रेनी सीजन चल रहा है, तो किसानों के पास कोई काम नहीं रहता रेनी सीजन में। वो क्यों नहीं रहता, उस टाइम पे सारा काम खत्म हो जाता है, पानी देने का काम भी बारिश कर देती है। तो रेनी सीजन होता है एग्रीकल्चर लेबर इन द इंडिया थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना। तो इसमें रहता है सीजनल टाइम का अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। डिस्टिंग्विश किया कि समय से ज़्यादा, मतलब जितने आदमी चाहिए उससे ज़्यादा आदमी लग रहे हैं। एक होता है स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, राइजिंग द मिसमैच, ठीक है, बिटवीन द जॉब, ठीक है, जैसे मेरी स्किल है उसके हिसाब से मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना, वर्क फोर्स उसके हिसाब से नहीं, जॉब है पर उसके हिसाब से नहीं मिल पा रही, इसलिए मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ। मैनी पर्सन इन इंडिया डू नॉट गेट द जॉब ड्यू टू द लैक ऑफ, ठीक है ना, स्किल है बट ड्यू टू द पुअर एजुकेशन लेवल बिकॉज आर डिफिकल्ट टू ट्रेन दैम। तो बस स्किल की वजह से, मतलब जो मेरी स्किल है या तो मुझे वो जॉब नहीं मिल रही है या मेरी स्किल ऐसी नहीं है कि मुझे जॉब मिल पाए, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एक होता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कोई बिजनेस ऑफ साइकिल है वेयर द अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग ड्यू टू द रिसेशन। जैसे अभी रिसेशन चल रहा था ना, अभी पेंडेमिक की वजह से, तो साइकिल रिसेशन चल रहा था, यानी कि डिक्लाइन हो गई इकोनॉमी। अब प्रोडक्शन है ही नहीं है, काम हो ही नहीं रहा है फैक्ट्रियों में, तो कैसे किस आदमी को सैलरी दे। तो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है, जैसा अभी आप कोविड में आपको देखा होगा। स्ट्रक्चर पता लग गया आपको, स्किल के हिसाब से काम नहीं है या स्किल नहीं है काम मिल रहा है। साइक्लिक पता लग गया, सीजनल पता लग गया, डिस्गाइज पता लग गया। अब आता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नाम में ही है उसके, एक कंप्यूटर ने 10 आदमी की जॉब छीन ली। वो एक कंप्यूटर 10 आदमी 100 आदमियों का काम कर रहा है, तो वो नौकरी चली गई, ठीक है ना। फिर आता है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कुछ नहीं होता। फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप एक जॉब में हो और दूसरी जॉब पे स्विच कर गए हो, दूसरी जॉब के अंदर उस पहली जॉब छोड़ी थी आपने और दूसरी जॉब से स्विच किया, तो कुछ पीरियड आप खाली रहे होंगे ना, बीच में 2 दिन 10 दिन 50 दिन 2 महीने, तो वो जो टाइम पीरियड खाली था उसको फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। स्विच द बिटवीन द टू जॉब, तो फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है उस चीज़ को। फिर आता है वर्नेबल एम्प्लॉयमेंट। ये कुछ नहीं है, दिस मीन दैट पीपल वर्किंग इनफॉर्मली विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसे ही काम कर लिया, आ गए चल गए, काम करके चले गए, तो वो एक तरह से क्या बोला जाता है, मतलब कि वर्नल एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, वर्नल एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो वर्नेबल कैसे है कि आज काम है कल को उनके पास काम नहीं है, तो उनकी वजह से इनको क्या बोला जाता है, वर्नल अनएम्प्लॉयमेंट इनको बोला जाता है। तो ये भी यार कुछ और टर्म भी है। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, ये सिचुएशन है व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो बेनिफिट है वो डिस्क्रेस दिए जाए, अनएम्प्लॉयमेंट टू गो टू द वर्क, पीपल फाइंड अपॉर्चुनिटी कोस्ट टू गोइंग द, मतलब वर्किंग टू हाई when one simple enjoy the benefit of doing nothing। मतलब किसी को आप काम करा पैसे नहीं दे रहे हो, कोई काम नहीं करा उसको इतना पैसा दे रहे हो, तो उसका अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप एक तरीके से बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इतनी इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है दोनों। ये हार्मोनाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होना चाहिए, ऊपर जो मैंने बताया सारे आपको वो पता होने चाहिए, ठीक है ना। ये हार्मोनाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिफाइन करता है अनएम्प्लॉयमेंट एज ए पीपल वर्किंग एज हु आर विदाउट वर्क आर, मतलब वर्क उनके अवेलेबल है पर वो फिर भी नहीं ठल्ले घूम रहे हैं। स्पेसिफिक स्टेप द फाइंडिंग वर्किंग, ठीक है, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, डेफिनेशन ऑफ द रिजल्ट, मतलब ये अनएम्प्लॉयमेंट इंटरनेशनल कंपेरेबली, ये इतने इंपॉर्टेंट, दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि हमारे से टर्म में नहीं है, पर मैंने जो आपको ऊपर बताई ये वो दोनों वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेज़र कैसे करते हैं, देखो एनएसएस तो मेज़र करता था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक के अंदर आता था, वो करता था। एक तो होता है मेज़र करने का यूनिवर्सल स्टेटस अप्रोच। यूनिवर्सल स्टेटस अप्रोच में क्या रहता है कि आप 365 दिन को काउंट करते हो, एक साल को करते हो काउंट, और उसमें देखते हो कि क्या चीज़ चेक करते हो कि ये बंदा कितने दिन अनएम्प्लॉयड रहा। दिस अप्रोच एस्टिमेट ओनली दोज पीपल अनएम्प्लॉयड हु हैव नो गेन ए वर्क फॉर ए मेजर टाइम ड्यूरिंग, मतलब कितने टाइम वो खाली रहे, मतलब उसके हिसाब से चेक किया जाता है। वीकली वो 7 दिन के स्टेटस के हिसाब से 7 दिन में आपको कितने घंटे काम मिला, डेली में आपको एटलीस्ट 1 आवर का काम तो मिल रहा है ना, ऐसे चेक किया जाता है, सारे स्टेटस चेक किए जाते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट देखो तो इंडिया में बढ़ना तो स्टार्ट हो ही गया। आपको बताइए पेंडेमिक चल रहा है, फिर पेंडेमिक के टाइम पे कौन सा वाला होगा आपका, आपको कमेंट में बताना है पेंडेमिक के टाइम पे कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोगों पर नौकरी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ तो रहा है, ये तो आपको पता होना चाहिए। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सबसे बड़े जो कॉज है जो पॉपुलेशन है।
पॉपुलेशन के बाद एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास वोकेशनल स्किल नहीं है, वो है सबसे बड़ा कारण। ठीक है, इनएडुकेट सपोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट या कुछ भी हो सपोर्ट नहीं करती, लो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास, फाइनेंशियल नहीं है मार्केट के अंदर, तो ये सारे कारण होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। ह्यूज वर्कफोर्स जो एसोसिएटेड है, मतलब बहुत वर्कफोर्स है, ठीक है ना, ऑलरेडी वर्कफोर्स है तो काम कहाँ से मिलेगा, ये भी है। जो सिलेबस है वो टफ है स्कूल और कॉलेज में, बीइंग नॉट एज पर द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कुछ है, पढ़ा कुछ रहे, पढ़ा आपको गांधी रहे हैं, वहाँ जाके कह रहे हैं कि भाई ये वाला स्किल दिखाओ। इनएडुकेट ग्रोथ है इंफ्रास्ट्रक्चर की, लो इन्वेस्टमेंट है, आपको पता ही है, लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर की, उसकी वजह से काम नहीं मिल रहा लोगों को। रिग्रेस सोशल रिफॉर्म, मतलब कि नॉर्म्स हैं, मतलब कि जो वुमेन्स हैं उनको मतलब काम नहीं दिया जाता, दबाया जाता है। इसके से इम्पैक्ट क्या होता है, प्रॉब्लम होती है अनएम्प्लॉयमेंट से राइज होता है पॉवर्टी। पॉवर्टी से मतलब पूरा एक करप्शन राइज हो सकता है, यंग पीपल लेके सड़क पे घूम रहा है, इलीगली काम करेंगे, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, पैसा छीनेंगे लोगों से। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, बहुत सारी चीज़ें जन्म देता है, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा पॉवर्टी, और पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल द इलनेस और एविल इन द सोसाइटी। तो पॉवर्टी सबको जन्मे अपने आप कर देगी, गरीबी अपने आप। सुसाइड बढ़ते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती हैं, ठीक है। कंट्री जो वर्क फोर्स है डेट कुड हैज़ बीन गेनफुल एम्प्लॉयड टू जनरेट अ रिसोर्सफुल, मतलब अगर होंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप हैं, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है 1980 में लेकर आए थे, काम का नहीं है। उसके बाद ट्रेनिंग है, ये भी काम की नहीं है, ये भी बहुत पुराना लेकर आए थे। फिर री सेतु और आरयू रूट सेतु, ये कुछ प्रोग्राम लेके आए थे 1982 में कि रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन डेवलप किए थे, रूट सेतु, ये याद रख सकते हो क्योंकि अभी मैंने कहीं ना कहीं ये रूट सेतु के इंस्टीट्यूशन देखे हैं। उसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लेके आए थे, रूरल के लिए हमारे थी, ये प्रोग्राम भी लेके आए। जवाहर रोजगार योजना लेके आए थे, पहले मनरेगा नहीं थी ना, फिर आ गई मनरेगा। मनरेगा के बाद इनको सबको बंद सा कर दिया गया था। 2005 में मनरेगा लॉन्च हो गई थी। ये 100 डेज गारंटी प्रोग्राम देती है और राइट टू वर्क फॉर ए पीपल का प्रावधान देती है, यानी कि आपको कंपलसरी वर्क मिलेगा और इसमें आप रजिस्टर करना चाहोगे। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आ गई, आपकी कौशल जो है स्किल को बढ़ाया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो ताकि आप इंडस्ट्री से मैच हो जाएं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई 2016 में कि लोग क्या करें, काम मांगे ना, खुद ही काम बनाए और खुद लोगों को काम दे। तो ये किया गया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016 में लॉन्च की गई और इसमें बिटवीन 10 से 1 करोड़ रुपए एटलीस्ट ST/SC बोरो कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 वुमेन कैन बोरो पर बैंक ब्रांच सेटलिंग फ्रॉम द ग्रीन फील्ड, जो एंटरप्राइजेस हैं उससे वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी वो आती है आपको पैडी स्टेबल से। अभी क्या किया, जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसने क्या किया गया, कुछ इंडस्ट्री को आगे फेवर ला गई, क्योंकि इन पैडी की जो स्ट्रॉ होती है, मतलब कि जो पुराल होती है इसको जलाते हैं, उससे हम बायोफ्यूल बना सकते हैं। मैंने बताया ना, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल इन चीज़ों से बना सकते हैं। तो इससे बायोफ्यूल बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या लगाना होगा, मिल्स लगाने होंगे, इंडस्ट्री लगानी होगी और आपको बेवरेज लगाने होंगे, मतलब कि बेवरेज लगानी होंगी, जो फैक्ट्रियाँ लगेंगी उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो एक अच्छा स्टेप है। और वो कहाँ पे लगाएंगे, वो आसपास ही लगाएंगे, उस एरिया में लगाएंगे जैसे जहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा आगजनी की जाती है। इससे क्या होगा, जो वेल्थ है उसको वेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो वेल्थ ही एक तरीके से अगर बायोफ्यूल बनेगा तो उसको वेस्ट नहीं किया जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, और इससे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले स्टेबल बंडिंग इशू क्या है, क्या क्या करते हैं। एक तो मतलब आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था जिस एरिया में, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी में, तो यहाँ पे राइज हो गया था, पैडी कल्टीवेशन बढ़ा दिया गया था। उसके साथ साथ जो हक्स, जो उसकी पुराल होती है, पुराल बोलते हैं हिंदी में, वो भी बढ़ेगी। जब बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेबल बंडिंग के वही थे कि स्कैरिसिटी ऑफ लेबर। आपको क्या होता है किसान को ना, जैसे ही ये मतलब मुंजिया कटी, मुंजी बोलते हैं, ये पैडी बोलते हैं, जैसे ही पैडी को काटते हैं तुरंत दूसरी क्रॉप लगानी होती है विदिन 10 डेज में। तो विदिन 10 डेज, क्योंकि जो किसान को क्या करना होता है, वो क्लाइमेट के हिसाब से, मानसून के हिसाब से चलना होता है, वो अपने हिसाब से नहीं चल सकता कि चलो कोई बात नहीं अभी खेत में डाल दूँ, ये सूख जाएगी थोड़े दिन में, फिर ये क्या बन जाएगी, खाद बन जाएगा, इसका फर्टिलाइजर बन जाएगा। नहीं, उसको मौसम के हिसाब से चलना होता है। इसलिए किसान की मजबूरी है, वो भी जानता है कि क्या नाम इन्वायरमेंट होता है ऐसे, पर वो भी क्या करे, उसके सामने भी मजबूरी खड़ी है ना। इसको क्यों मजबूरी है, क्योंकि लेबर नहीं है जो उसको अच्छे से ठीक कर पाए। तो हमारे पास क्या करना चाहिए, जो मनरेगा की लेबर है कहीं ना कहीं करेक्टेड कर देना चाहिए, ठीक है। टाइम नहीं होता, रबी की वीड जो क्रॉप, ठीक है, टू क्लीन द फील्ड, इतना टाइम नहीं होता अच्छे से उसे क्लीन करे। लैक ऑफ जो क्रॉप रेसिड्यूस मैनेजमेंट है वो हमारे प्रॉपर तरीके से नहीं, मशीन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अब इससे क्या होगा,
ये डिस्ट्रॉय करती है सॉइल के न्यूट्रिशन को, जो एनपीके होता है ना, नाइट्रोजन फॉस्फेट जो होता है सॉइल के अंदर होता है, उसके न्यूट्रिशन को बेकार करती है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन करती है, स्मोक डेवलप करते हैं, उससे फिर हेल्थ इशू डेवलप होते हैं, ऐसा कई बार बताया गया है। हमारी कितनी सारी जो हमारी WHO ने जो रैंकिंग निकालती है पॉल्यूशन की, दिल्ली की कितनी बड़ी रैंकिंग आती है, टॉप 10 में ही रहती है, वो एक कारण यही है इसकी वजह से। तो फिर उसके लिए कुछ फर्दर पॉसिबल स्टेप लिए जाए, मनरेगा की जो लेबर कनेक्ट किया जाए, जो कोलैबोरेट किया जाए टेक्सटाइल और सीमेंट इंडस्ट्री को, जो होती है इसमें भी यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वो आपका सिलिका रिच होती है, ये स्ट्रॉ जो होती है सिलिका रिच होती है, वो आपकी ये सीमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको यूज़ कर सकती हैं, इकोनॉमिकल बेनिफिट भी मिल सकता है फार्मरों को। ये है कुछ रिस्पॉन्स लेना चाहिए, रिमोट सेंसिंग करनी चाहिए, सरकार को भी चेक करना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम, सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, प्रोक्योर कर खरीदना चाहिए इसको। तो ये भी कुछ है इसके फ़ायदे। और इसके फ़ायदे कोरोना के में बहुत फ़ायदे देखे गए इसके, क्योंकि कोरोना के बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि कोरोना उन लोगों में ज़्यादा देखा गया जो लोग कहीं ना कहीं स्टेबल बर्निंग करते थे। वो ऐसे क्यों देखा गया, क्योंकि पॉल्यूटेड एयर थी, और जो सॉइल में न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे आपका सिलिका रिच न्यूट्रिशन होता है, जो उसमें आप सॉइल में सिलिका होता है, अब आप आग लगा देते हो तो सिलिका के जो कंटेंट है कम हो जाते हैं, तब उसमें कोई आप फूड क्रॉप लगाओगे तो वो फूड क्रॉप में सिलिका के कंटेंट कम होंगे, फिर उसको लोग कंज्यूम करेंगे तो लोगों के अंदर कम सिलिका जाएगा, तो उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कोविड होने के उस इंसान को। तो बाय द स्ट्रॉ फ्रॉम द फार्मर, टर्न टू कलेक्ट द स्ट्रॉ इनटू द सिलिका रिच मैन्योर बनाओ, उस मैन्योर और बायोगैस का यूज़ करो, दोबारा से खेत में डालो और उसका यूज़ करो, फसल उगाओ उसके ऊपर। तो क्या होगा कि जो आपकी फार्मर होंगे एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी, जो आपकी क्रॉप होगी वो उसमें अच्छा सिलिका कंटेंट होंगे, ताकि लोगों को कोविड भी ना हो पाए, क्योंकि सिलिकॉन जो है अमंग द मोस्ट प्रिवेंट सॉइल अंदर होते हैं, हेल्प टू प्लांट द रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट स्ट्रेस। तो स्टेबल बनने की से सिलिका कंटेंट कम हो जाते हैं, और सिलिका कंटेंट कम होने की वजह से ह्यूमन में भी कहीं ना कहीं डिफिशियंसी देखी जाती है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो ये भी अच्छी चीज़ है, आपको कहीं ना कहीं देखो कोविड के साथ लिंक कर दिया इन्होंने। अब रेसिड्यू बंद करने के कुछ नुकसान है, तो कोई इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैस से, ग्लोबल वार्मिंग होती है, लॉस ऑफ प्लानिट न्यूट्रिशन होते हैं, जो मैंने बताया ना एनपीके, वो भी जाते हैं, सॉइल फर्टिलिटी लूज होती है, लॉस ऑफ फ्लोरा फोना, जो वहाँ पे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनका भी लॉस होता है, फिर जो स्मोक बढ़ता है, कार्बन बढ़ता है, ठीक है ना, फिर हेल्दी हैजार्ड जो है ह्यूमन बर्ड सबके लिए नुकसानदायक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसे प्लांट डेवलप किए जाते हैं, देखो ये ऐसे, इसमें क्या बनता है, इथेनॉल बनेगा, फिर इथेनॉल से बनकर उसका यूज़ किया जाएगा। IIT दिल्ली ने एक टीम बनाई है, टेक्निकल सपोर्ट किया है, फैजल का जिला है पंजाब के अंदर, और पैडी स्ट्रॉ वहाँ पे जनरेटिंग एनर्जी प्लांट लगाया, देखो ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, एनर्जी अवेल होगी, बायोमास से बनेगी एनर्जी। देखो ये बड़े बड़े टैंकर है ना, इनके अंदर स्ट्रॉ भर दिया, फिर वो उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन रख दिया, तो बाद में वो गल सड़ जाएगा, तो पूरी एनर्जी इथेनॉल टाइप में बन जाएगा, और इसको यूज़ किया जाएगा एनर्जी को बाद में बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें की जाए तो उससे क्या होगा, इनकम भी जनरेट होगी, एनर्जी भी हमको मिलेगी। जो दूसरी न्यूज़ आती है वो आती है आपका IUCN से रिलेटेड। यहीं पे मैं रोकता हूँ, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, क्योंकि मेरे गले में अब तक दर्द होने लगता है, प्रॉपर 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ चीज़ों के लिए। ये छोटा सा बचा है, एक तो ये बचा IUCN की रेड डाटा लिस्ट बताऊंगा, थ्रेटन कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्योंकि एक डाटा लिस्ट आई है, ऑनलाइन गैम्बलिंग बताऊँगा, लास्ट टॉपिक है ऑनलाइन हमारा गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँगा, ऑनलाइन गैम्बलिंग क्या होती है। 2 टॉपिक बचे हैं, एक 10 मिनट की वीडियोज़ के लिए मैं बना दूँगा आपके लिए, आप वो देख लेना। तो यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मेरा गले में दर्द है। तो बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो अगर यहाँ तक देखिए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें।